Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Department of Botany, Government Bangalore College, जीडवाना। हम असेंट ऑफ सैप पढ़ रहे थे। 3 पार्ट हम इसके पढ़ चुके थे। आज हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे, सारंग का चौथा पार्ट। हम सिद्धांत पढ़ रहे थे, तो सिद्धांत में फिजिकल फोर्स थ्योरी चल रही थी, तो इसमें नेक्स्ट थ्योरी हम आज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट थ्योरी है कैपिलरी फोर्स थ्योरी, केश नलिका बल सिद्धांत। In plants, the xylem vessels are placed one above the other, forming a sort of continuous channel which can be compared with long capillary tubes. इस मत को स्थापित करने वाले वैज्ञानिकों का कहना था कि प्लांट्स के अंदर जो जाइलम वेसल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगी होती हैं, जिससे एक कंटिन्यूस लगातार चैनल या लगातार पाइप जैसी संरचना इसकी बन जाती है। और इसको इन्होंने बड़ी बड़ी कैपिलरी ट्यूब से, कैपिलरी आप जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में देखी है, छोटी सी पतली सी कांच की नली जैसी होती है, दोनों सिरे इसके फ्री होते हैं। तो इस कैपिलरी या केश नलिका से इसका कंपैरिजन इन वैज्ञानिकों ने किया। And it was thought that as water rises in capillary tube due to capillary force, in the same manner ascent of sap take place in xylem. जिस प्रकार हम केश नलिका को किसी जल से डूबे हुए बीकर में रखते हैं तो उसमें कुछ ऊपर तक जल चढ़ जाता है कैपिलरी फोर्स के कारण, कैपिलरी या केश नलिका बल के कारण। तो ऐसे ही इनका मानना था कि सेम मैनर में जाइलम के अंदर पानी ऊपर की ओर चढ़ जाता है। देयर आर मेनी ऑब्जेक्शन टू दिस थ्योरी। इस थ्योरी के संबंध में बहुत सारी ऑब्जेक्शन थे, बहुत सारा क्रिटिसिज्म था। तो पहली बात क्या थी? फॉर कैपिलैरिटी ए फ्री सरफेस इज रिक्वायर्ड। यानी कि अगर कोई कैपिलरी की सरफेस फ्री नहीं है, आप ऊपर से जब उसमें कुछ चीज़ कैपिलरी में हम रोकना होता था, जल या सॉल्यूशन कोई भी है, तो हम उसको ऊपर से बंद कर लेते थे। तो कैपिलरी को में पानी चढ़ने के लिए दोनों एक सतह तो जो पानी में डाली है वो तो फ्री है ही, खुली हुई है, दूसरी सतह भी खुली होनी चाहिए, जबकि प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। सिरा बंद है, स्टोमेटा खुले हैं, स्टोमेटा बंद है, वो चीज़ अलग है, लेकिन जिस चैनल में जाइलम में पानी चल रहा है वो बंद होता है। ऐसे ही सेकेंड जो ऑब्जेक्शन था, द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिलरी फोर्स इज लो। जो कैपिलरी फोर्स है, केश नलिका बल है, इसका भी परिमाण बहुत कम होता है, मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। तो बहुत बड़ी केश नलिका नहीं पाई जाती हैं, तो बहुत बड़ी उसमें प्लांट्स के अंदर पानी चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा ऑब्जेक्शन, इन स्प्रिंग व्हेन देयर इज मोर रिक्वायरमेंट of water due to development of new leaves, the wood consists of broader elements. अब अगर स्प्रिंग में देखें, बसंत में देखें, तो क्योंकि नई लीव्स निकल रही होती हैं स्प्रिंग सीजन के अंदर, उस समय लीव्स के निकलने के कारण जो जाइलम एलिमेंट्स होते हैं वो चौड़े होते हैं, वुड का जो एलिमेंट है वो चौड़ा होता है। तो ऐसे में केश नलिका जैसी स्थिति नहीं बन पाती है। जिस इन आधार पर while in autumn when water supply decreases, the wood consists of narrow elements. This is against capillarity. इसी प्रकार अगर हम देखें तो जो ठंड आती है, ऑटम आता है, उस समय पौधों को कम पानी की जरूरत होती है। तो कम पानी की जरूरत में जो वुड है, जो कास्ट है, वो पतले पतले या नैरो एलिमेंट्स की बनी हुई होती है। दिस इज अगेंस्ट कैपिलरिटी। तो ये कैपिलरी के सिद्धांत के विरुद्ध होता है। इसी प्रकार चौथा जो ऑब्जेक्शन है, इन जिम्नोस्पर्म यूजुअली द वेसल्स आर एब्सेंट। जिम्नोस्पर्म्स में आपने पढ़ा है, सामान्यता जो सामान्य लक्षण था, जाइलम के अंदर वेसल्स अनुपस्थित होते थे, और वेसल्स के अदर जाइलम एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म कंटिन्यूस चैनल। वेसल्स की अनुपस्थिति में बाकी जो एलिमेंट्स जाइलम के पैरेन्काइमा और जाइलम में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो एक लगातार चैनल या नलिका नहीं बनाते हैं।
ठीक है। इस आधार पर ये थ्योरी जो है कैपिलरी फोर्स थ्योरी भी रिजेक्ट कर दी गई इतने सारे ऑब्जेक्शंस के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेजन ऑफ वाटर फोर्स थ्योरी। वाष्पोत्सर्जन पुल, कोहेजन, वाष्पोत्सर्जन उपकरण और कोहेजन फोर्स, संसंजन बल ऑफ वाटर, ये थ्योरी सबसे अधिक मान्य है और मुख्यतः इस रसारोहण को समझाने में काफ़ी हद तक सफल पाई गई है। दिस थ्योरी वाज ओरिजिनली proposed by डिक्सन एंड जॉली इन 1894। ये थ्योरी सबसे पहले 1894 में डिक्सन एंड जॉली ने दी थी। इसको डिक्सन एंड जॉली की थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। एंड ग्रेटली सपोर्टेड, और इसको ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने सपोर्ट किया, इसको पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सपोर्ट मिला। एंड इलेबोरेटेड बाय डिक्सन इन 1914 एंड 1924। 1914 और 1924 में इसको दोबारा से डिक्सन ने और विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया। दिस थ्योरी इज़ वेरी कन्विंसिंग एंड हैज़ नाउ बीन वाइडली सपोर्टेड बाय मेनी वर्कर्स। ये थ्योरी बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही मानने वाली है और इसको बहुत सारे वर्कर्स सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर मोस्टली वैज्ञानिक जो हैं इसके सपोर्टर हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फीचर्स। ये थ्योरी जो है निम्न बातों पर या निम्न संकल्पों पर आधारित है। कोहेजन एंड एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ए कंटिन्यूस वाटर कॉलम इन द जाइलम। जल के अणुओं के बीच संसंजन बल और आसंजन बल, ये दोनों जो जल की प्रॉपर्टीज हैं, जल का गुण है, इसके कारण जाइलम के अंदर एक लगातार चैनल जल का बना रहता है। तो जल के अणुओं के संसंजन, कोहेजन इस संसंजन और आसंजन बल के कारण, या जो गुण होता है जल के अणुओं का, वो जिसके कारण जो है जाइलम में एक कंटिन्यूस चैनल बना रहता है। दूसरी बात, ट्रांसपायरेंट पुल एक्सर्टेड ऑन दिस वाटर कॉलम, और इस जल का जो कॉलम बना हुआ है इसके ऊपर जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो ऊपर से खिंचाव डालता है या ऊपर से खींचने की कोशिश करता है। पुल, ट्रांसपायरेशन पुल, यानी कि वाष्पोत्सर्जन के कारण जो वायवीय भाग हैं, एरियल पार्ट्स हैं, उनसे जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उसके कारण एक खिंचाव पैदा होता है इस वाटर कॉलम के ऊपर, जिसके कारण लगातार जल का प्रवाह पौधे के अंदर बना रहता है। Water molecules remain joined to each other due to hydrogen bonds between water molecules। जो जल के अणु हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण जुड़े होते हैं, सब आप जानते हैं। टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम, हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं। Whenever a hydrogen atom comes between two electronegative atoms, a bond is established between the two, which is called as hydrogen bond and is represented by dotted lines। जब दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है तो एक बॉन्ड बनता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और इस बॉन्ड को हम डॉटेड लाइंस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। In case of water, the electropositive hydrogen ions of one water molecule are connected with electronegative oxygen atom of other water molecules by hydrogen bonds। जल में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो हाइड्रोजन एटम्स हैं एक वाटर मॉलिक्यूल के, वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, यानी कि ये आपने देख लिया कि जो हाइड्रोजन एटम्स थे, अगर उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और वाटर के जो मॉलिक्यूल को हम देखें तो इसमें जो हाइड्रोजन एटम है वन मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। दो हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी वीक, कंटेनिंग अबाउट 5 किलो कैलोरी एनर्जी। ये माना जाता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो अपने में बहुत वीक होते हैं, केवल 5
किलो कैलोरी एनर्जी इनमें होती है। बट व्हेन दे आर प्रेजेंट इन इनॉर्मस नंबर एज इन केस ऑफ वाटर, लेकिन जब वो बहुत अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं, जैसा कि जल के मॉलिक्यूल में हम देखते हैं, ए वेरी स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोहेसिव फोर्स डेवलप बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे में एक आपस में इनके बीच में बहुत ही पावरफुल आकर्षण बल या कोहेसिव फोर्स, संसंजन बल पैदा होता है, जिसके कारण hence they remain in the form of continuous water column in the xylem। इस संसंजन बल के कारण जो इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स की और मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस के कारण वाटर मॉलिक्यूल में बनता है, इस प्रभावशाली और बहुत ही ज़्यादा आकर्षण बल के कारण चैनल जो है वाटर का कंटिन्यूस बना रहता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज वेरी हाई, समटाइम्स अप टू 350 एटमॉस्फेयर। इस जो कॉलम बना है इसका मैग्नीट्यूड, जो इसमें जो आपस में संसंजन बल बना है, कोहेसिव फोर्स बन रहा है, इसका परिमाण जो है वो बहुत अधिक होता है, लगभग 350 एटमॉस्फेयर के करीब कभी कभी देखा गया है। Therefore, the continuous water column in the xylem cannot be broken easily due to the forces of gravity or other obstructions offered by the internal tissues in the upward movement of water। इस हाई मैग्नीट्यूड के संसंजन बल के कारण गुरुत्व बल भी इस बल को तोड़ने की क्षमता नहीं रखता है, या कोई भी अदर ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन जो पौधे की आंतरिक ऊतकों के द्वारा, टिश्यूज के द्वारा डाला जाए, वो भी इस पानी के अपवर्ड मूवमेंट में या चैनल में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस कारण से जो जल के अणुओं में आपस में संसंजन बल है, कोहेसिव फोर्स है, वो इतना पावरफुल है कि ग्रेविटी भी उसको नहीं तोड़ पाती है, इसलिए ये कंटिन्यूअस चैनल पौधों के अंदर बना रहता है। The adhesive properties of water, that is the attraction between the water molecules and the container's wall, here the wall of xylem, further ensure the continuity of water column in xylem। जल के अणुओं की आसंजन प्रवृत्ति, एडिसिव फोर्स, आसंजन जो बल होता है, आपने पढ़ा है कि ये दो भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच, संसंजन बल जो था वो समान अणुओं के बीच था, जो आसंजन बल है वो भिन्न अणुओं के बीच होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो कंटेनर है, जिसमें जाइलम जो एलिमेंट्स हैं, उनकी वॉल से भी आसंजन बल के द्वारा ये जुड़े रहते हैं, जिससे एक कंटिन्यूअस चैनल बनता है वाटर मॉलिक्यूल का। When transpiration takes place in leaves at the upper part of the plant, water evaporates from the intercellular spaces of the leaves of the outer to the outer atmosphere through the stomata। जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो लीव्स के ऊपर से वाटर वेपर्स स्टोमेटा से बाहर निकलती हैं। तो ये वाटर वेपर्स कहाँ से निकलती हैं? जो स्टोमेटा के नीचे सब स्टोमेटल कैविटी होती है, या कोशिकाओं के बीच में जो मीजोफिल टिश्यूज में इंटरसेलुलर स्पेसिस होता है लीफ के अंदर, उससे स्टोमेटा से बाहर निकल जाती हैं। तो बाहर निकलने से वहाँ जल की कमी हो गई, फिर मोर वाटर इज रिलीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसिस फ्रॉम द मीजोफिल सेल्स। तो इस कमी को पूरा करने के लिए मीजोफिल सेल से पर्णमध्योतक जो है, मीजोफिल सेल से जल वाष्प के रूप में इन इंटरसेलुलर स्पेसिस में निकलता है। इन टर्न द मीजोफिल सेल्स ड्रॉ वाटर फ्रॉम द जाइलम ऑफ द लीफ। साथ ही साथ क्योंकि मीजोफिल में जब कमी हो रही है तो वो लीफ के जाइलम से जल को अवशोषित करते हैं। कहाँ से लेते हैं? लीफ के जाइलम से। तो अब आप अभी तक आप नीचे से हम ऊपर पढ़ रहे थे, ठीक है। जब रूट में हमने देखा था कि रूट हेयर से एपिडर्मिस में आया, कॉर्टेक्स में आया, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस को पास किया, फिर जाइलम में आया, रूट के जाइलम से स्टेम के जाइलम में, अब यहाँ हम देख रहे हैं लीफ के जाइलम में। तो ये कंटिन्यूस चैनल बना हुआ है। तो अब ये जो वाष्पोत्सर्जन होना शुरू होता है या हो रहा है पौधे के अंदर,
वो खिंचाव डालता है, यही ट्रांसपायरेशन पुल है। ठीक है, ट्रांसपायरेशन जब लीफ से हुआ तो स्टोमेटा से पानी निकला, स्टोमेटा के नीचे सब स्टोमेटल कैविटी होती है, उस कैविटी से वाटर वेपर्स निकली, उन वाटर वेपर्स को पूरा करने के लिए जो कोशिकाओं के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं, अंतराकोश की अवकाश है, उनसे जल वाष्प निकली। तो उस जल वाष्प की कमी को पूरा करने के लिए मीजोफिल सेल से जल निकला वाष्प के रूप में। मीजोफिल सेल्स में जब पानी की कमी होने लगी तो उन्होंने लीफ के जाइलम से मांगा पानी, और जब लीफ का जो जाइलम है वो संपर्क में है तने के जाइलम में, तो ये दबाव उत्पन्न होता होता सीधा रूट्स तक पहुंचता है। देखिए आगे क्या कहते हैं। ड्यू टू ऑल दिस ए टेंशन इज क्रिएटेड इन द वाटर इन द जाइलम एलिमेंट्स ऑफ द लीव्स। ठीक है, तो इस सब क्रिया के द्वारा एक तनाव उत्पन्न होता है, कहां पर? पत्तियों के जाइलम एलिमेंट्स के अंदर। दिस टेंशन इज ट्रांसमिटेड डाउनवर्ड टू वाटर इन जाइलम एलिमेंट्स ऑफ द रूट थ्रू द जाइलम ऑफ पेटियोल एंड स्टेम। तो यही टेंशन कहां तक भेजा जा सकता है, भेजा जाता है किस किस के थ्रू? ये इसमें बताया गया कि ये जो टेंशन उत्पन्न हुआ लीफ के जाइलम में, ये पीटियोल जो पत्ती का तना है उसमें जो जाइलम है उसमें, उसके थ्रू जो वो तने से जुड़ी है तने के जाइलम में, और फिर तने से लेके जो रूट का जाइलम है वहां तक ये तनाव उत्पन्न हो जाता है। द स्टेम एंड द वाटर इज पुल्ड अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस अनब्रोकन वाटर कॉलम टू रीच द ट्रांसपायरिंग सरफेस अप टू द टॉप ऑफ द प्लांट। इस टेंशन के कारण जो पानी है वो एक बिना टूटे हुए लगातार बने हुए जल के स्तंभ के द्वारा या स्तंभ से ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन करने वाली जो हमें सतह हमारी सतह हैं यानी कि लीव्स हैं उन तक ये पानी पहुंचता है। उम्मीद है कि आपको अब ये थ्योरी पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी। दो बातें काम कर रही हैं, एक तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच संसंजन बल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम की वॉल के बीच आसंजन बल, जिसके कारण एक लगातार चैनल बना हुआ है। और इस लगातार चैनल के बनने के बाद जो खिंचाव उत्पन्न हुआ वाष्पोत्सर्जन के द्वारा इस लगातार बने हुए स्तंभ पर, तो उससे जो है पानी लगातार प्लांट में ऊपर तक सप्लाई हो सकता है, होता रहता है, चाहे कितना ही बड़ा प्लांट हो, कितना ही बड़ा ट्री हो, वृक्ष हो। According to some workers, the main objection against this theory is that certain air bubbles present in the conducting channel will break the continuity of water column. कुछ वर्कर्स ने, वैज्ञानिकों ने इस पर एक छोटा सा ऑब्जेक्शन दिया। जो मेन उनका ऑब्जेक्शन था वो क्या था कि इस एयर चैनल पर आपत्तियां, ऑब्जेक्शन आपत्तियां, जो ये कंटिन्यूस चैनल है इसमें एयर बबल्स, वायु के जो बुलबुले हैं उन बुलबुलों के कारण ये कंटिन्यूस जो चैनल है वो टूट सकता है, जिससे वाटर का लगातार बना हुआ स्तंभ टूट सकता है। दिस हैज बीन कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अदर्स who says that there are no air bubble and if at all are present they will not break the water column which will remain continuous through other elements of the xylem. इस जो आपत्ति को कुछ वर्करों ने, डिक्सन की जरूरत नहीं पड़ी, जॉली की दोबारा से कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया और बताया कि सामान्यतः तो एयर बबल्स इस कंटिन्यूस चैनल में पौधे के अंदर होते ही नहीं है। ठीक है, संभव ही नहीं है कि इस चैनल में एयर बबल आ जाए। लेकिन यदि फिर भी एयर बबल आ जाता है तो जल की कंटिन्यूटी पानी के जाइलम के अन्य एलिमेंट्स के द्वारा लगातार बनी रहती है। ये कॉलम ब्रेक नहीं होता है किसी भी कारण से। इसको अब आप, ये डायग्राम है, इसके द्वारा आप समझ सकते हो कि कैसे एरो के द्वारा इसमें दिखाया गया है। डायग्राम प्रेजेंटिंग अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, एरो के द्वारा बताया गया है। ये वेसल्स में है क्योंकि वेसल्स में लगातार चैनल है और
इसकी जो वेसल में मैंने शुरू में बताया था आपको, जो ये वॉल होती है एक दूसरे के जोड़ने की, ये परफोरेशन होता है, यानी कि इसमें छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के थ्रू ये एरो की दिशा में पानी ऊपर चढ़ता जाता है। ट्रैकीड्स में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रैकीड्स में बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं, क्योंकि ट्रैकीड्स ऊपर से जुड़ी हुई नहीं है, साइड वाइज जुड़ी हुई हैं, तो इनकी साइड की वॉल में ये जो आप देख रहे हैं ये बॉर्डर्ड पिट्स हैं। तो इन पिट्स के द्वारा जल एक ट्रैकीड से दूसरे में होता हुआ इस तरीके से ऊपर चढ़ जाता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इतनी थ्योरीज के बाद ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी के द्वारा और कोहेजन फोर्स थ्योरी, इस थ्योरी सबसे ज़्यादा रसारोहण के मैकेनिज्म को स्पष्ट करने में प्रभावशाली रही है, सबसे प्रभावकारी। तो इसको आपको दोनों नामों से याद रखना है। डिक्सन और जॉली की थ्योरी अगर आती है तो भी आपको इसको याद रखना है, ये सेम थ्योरी है। या बेस्ट थ्योरी पूछी जाए कि बेस्ट थ्योरी कौन सी है, तो वो भी यही थ्योरी है रसारोहण को समझाने वाली। और या फिर ये ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेसिव फोर्स थ्योरी के नाम से भी आपको पेपर में मिल सकती है। थैंक्स, आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। अगले चैप्टर में आपको फिर मिलेंगे। थैंक्स।